सीएम हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं। ये लेटर लिखे हैं सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। इसका, इन खतों का एक जवाब नहीं दिया मेरा। ये कराची तुम्हें पालता है, तुम्हें पालता है, तुम्हारे बच्चों को पालता है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से आके यहां बस गए हो, तुम्हारे लिए ये पेरिस है। डिफेंस क्लिफ्टन में तुमने जैसे घर खरीदे हैं, मुझे पता है। क्यों जुल्म कर रहे हो कराची के लोगों के साथ? हजारों खत लिखे हैं मैंने, मजाक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले इस पे, प्राइम मिनिस्टर कुछ करे इस शहर के लिए। मैं ड्रामा नहीं कर रहा, मैं 4 साल स्ट्रेस में रहा हूं। जी जनाब, ये थे कराची, बदकिस्मत कराची के मेयर वसीम अख्तर, जो अपनी मुद्दत के ख़ात्मे जो इस वीकेंड पे हो रही है, उससे पहले अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और दुखड़े रो रहे थे कि गुज़िश्ता 4 बरस जब वो मेयर रहे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला और ना ही कुछ करने दिया गया। बिल्कुल, मेयर की बात में इतना वज़न ज़रूर है कि सिंध हुकूमत ने 2013 में जो लोकल बॉडीज़ एक्ट था उसके तहत बहुत से इख्तियारात ले लिए थे, मगर सवाल ये उठता है कि वसीम अख्तर ने ये वक्त क्यों चुना कि वो वफाकी हुकूमत पर भी बरस पड़े, सूबाई हुकूमत पर तो बरसते ही रहते थे। मगर इससे अगर आप 2 हफ़्ते पहले चले जाएं, 3 हफ़्ते, तो 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जब कराची का केस उठाया तो उसमें इनको कहा कि आप घर क्यों नहीं चले जाते, आपको करोड़ों लोगों ने कराची के वोट दिया है, आप उनसे इंतकाम ले रहे हैं। तो जाहिर है उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा वो अपनी से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या इतना ही सच है ज़रार और वसत? क्योंकि जो फिगर्स हैं वो तो ये हैं कि 4 साल में इनको तकरीबन 66 अरब के करीब मिले। उसके अलावा जो इन्होंने अपनी अचीवमेंट्स गिनवाई हैं उसमें 2-3 का जिक्र कर दूं। मसलन उनका कहना था कि कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो उनके अंडर आती है वो बिल्कुल तबाहाल इमारत थी, उसकी इन्होंने रेनोवेट की, उसको फ़ाल किया, उस पर घड़ियाल था वो भी फ़ाल हो गया, वहाँ वाईफाई चाहिए था वो भी हो गया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अब्बासी शहीद हस्पताल में उन्होंने चाइल्ड इमरजेंसी कायम की, मगर कोई इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट वो शायद ना गिनवा सके, ना शायद उन्होंने कोई अंडरटेक नहीं किया कि जिसके बारे में वो कह सकते कि हाँ ये मेरे 4 साल का। जी सर। मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर ये वाकई ऐसा हुआ है कि 66 अरब रुपए मिले हैं इन्हें 4 साल में, तो 66 अरब रुपए ज़ाहिर 66,000 रुपए तो नहीं होते, वो कहीं देने चाहिए। तो सबसे पहला काम तो ये करें, बजाय इसके कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करे पीपल्स पार्टी, पीटीआई और एमक्यूएम और वसीम अख्तर, पहले तो थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाएं कि क्या वाकई 66 अरब मिले थे, किन मदों में मिले थे, पैसे की सूरत में मिले थे या प्रोजेक्ट्स की। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जी वो कहते हैं जी ये हम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप हमें दें 66 अरब रुपए के लेवल के। तो आवाज़ आ रही है क्या? जी आ रही है सर। अच्छा, तो आप इतनी मालियत के प्रोजेक्ट्स दें तो हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो किस शक्ल में 66 अरब रुपए मिले? इसलिए कि अगर 66 अरब में से 33 अरब भी किसी की जेब में चले गए तो 33 अरब भी बहरहाल नजर आने चाहिए, जो कि कराची में 4 साल में नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल। दूसरी जो बदकिस्मती वसीम अख्तर की है, इस वक्त जो आपने उनकी गुफ्तगू सुनवाई और जिसमें वो तकरीबन रो रहे थे, वसीम अख्तर का मसला ये है जो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मसला था कि कहने को तो वो भी मुगल बादशाह थे, लेकिन उनकी जो हुकूमत थी वो लाल किले तक महदूद थी। अब फारूक सत्तार जो मेयर थे पहले एमक्यूएम के, उनके पास पूरी पार्टी क़यादत की बैकिंग थी, हज़ारों कारकुन थे। उन्होंने जो किया वो एक अलग मुतनाज़ बात है,
लेकिन उनके पास एक पॉलिटिकल दम-खम था जिसकी बुनियाद पे उन्होंने 2 टर्म्स निकाल ली और फिर नजर भी आया कि कुछ प्रोजेक्ट्स उस दौर में हुए। जमात-ए-इस्लामी के जो नेमतुल्लाह खान थे, उन्होंने जो काम किए वो आज भी ज़ाहिर है लोग याद करते हैं। अब जमात-ए-इस्लामी कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसके पास जो कारकुनों की ऑर्गेनाइजेशन थी या जो वॉलंटियरिज्म था, उसकी बुनियाद पे अगर इख्तियारात नहीं भी थे तो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से उन चीज़ों को कवर कर लिया। वसीम अख्तर जब आए तो जो MQM थी वो वाली वो गायब हो गई, 2-3 टुकड़ों में तकसीम हो गई, कारकुन जो हैं वो गदरबूद हो गए, अकेले वसीम अकरम और उनके साथ MQM का टैग रह गया। तो इस बुनियाद पे जाहिर है कि पीछे जब उन्होंने मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें काउंट होनी चाहिए पिछले 4 साल में। दूसरी बात ये कि जो इख्तियारात थे अमलन, उन्हें अगर आप देखें तो हंसी आती है कि क्या इख्तियारात थे अगर कंपेयर करें अब्दुल सत्तार अफगानी से या फारूक सत्तार से या नेमतुल्लाह खान के मुकाबले से। ये सारी चीजें ऑब्वियसली मुस्तफ़ा कमाल भी। और अब जो इलेक्शन होंगे, बल्दियाती इलेक्शन, अगर इसी ढांचे की बुनियाद पे हुए जिस ढांचे की बुनियाद पे 2013 में इलेक्शन हुए थे, तो बजाय इसके कि उसमें पैसा और वक्त जाया करे सियासी जमातें, बेहतर है कि वो इलेक्शन ना हो। हाँ, अच्छा, उस इलेक्शन की तैयारी में ही एक नया जिला भी बनाया गया है। बिल्कुल नया जिला बनाया मलीर, और जाहिर है कि बहुत एक बड़ी वजह यह है कि जी PP को कहीं से तो जीतना है। सही बात। कराची में अब देखते हैं उसके आगे क्या होता है। अच्छा, वो सच जो आपकी जो बात है, हाँ, कि इख्तियारात से ज़्यादा बैकिंग की यहाँ पे बात है। अच्छा, नेमतुल्लाह खान में आपने कहा कि चले पूरे कारकुनों की बैकिंग थी, ये वो। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल के एग्जाम्पल को अगर हम दें तो उसको भी हम 100% कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त अगेन MQM की एक बड़ी पावर थी, और सिर्फ ये नहीं, बड़ी बैकिंग भी थी, मुशर्रफ साहब की प्रॉपर पूरी बैकिंग थी। इस तरह की सूरत हाल में काम कराना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप माजरत के साथ थोड़े से लूले लंगड़े हुए हों, आपके अपनी पार्टी शायद आपको बैक नहीं कर रही, और आपकी पार्टी वो पार्टी ही नहीं रही जो किसी को बैक कर सके, अपने आप को क्या, हाँ, तो आप काम नहीं करा सकते। अगेन ये जो पॉइंट है आखिरी वसत का, इस ढांचे में, ठीक है, अब सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो आया था, आप बिल्कुल आर्ग्यू कर सकते हैं कि शायद ये मतलब एक तो लोकल बॉडीज को थोड़ा सा न्यूट्रल करने के लिए था। आप ये भी कह सकते हैं कि शायद वो 18वीं तरमीम के स्पिरिट के खिलाफ था, क्योंकि डेवोल्यूशन करनी है तो पूरी डेवोल्यूशन करो ना बॉस, ये तो नहीं कि हमारे तक आगे हमने नहीं देना, ठीक है। और थर्ड, शायद आर्टिकल 140A भी इस पर आप एक आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं, क्योंकि आपको लेकिन देखिए 2013 में जब हो गया था, तो और ये बने हैं मेयर 2016, बिल्कुल ठीक है, तो 3 साल थे उस वक्त। जब 2013 में हुआ तो जाहिर है वो पार्टनर्स थे सिंध गवर्नमेंट के, और उन्होंने उस चीज़ को अप्रूव किया। तो अब आकर के मेरे ख्याल में ये बात ये है कि आज जो कुछ हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आइंदा इलेक्शंस में ही वॉन्ट्स टू रिमेन होपफुल, बिल्कुल, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि MQM की जो हालत हो गई है इस वक्त, वो ज़ाहिर है माइनस अल्ताफ़ MQM कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इसमें सॉरी मैं आपकी बात ऐड कर रहा हूँ कि जाहिर है कि वफाक पर भी बरसेंगे, बिल्कुल, क्योंकि अगर एक्चुअली देखा जाए ग्राउंड पर, देखिए सिंध हुकूमत के साथ तो इनका हमेशा चलता रहता है, लेकिन एक्चुअली पॉलिटिकल राइवलरी तो कोई नहीं है ना यार, बिल्कुल। हाँ, अगर राइवलरी है, पॉलिटिकल राइवलरी अब इनकी कराची में, ANP नाम की भी कोई जमात है सच तो कराची में अब नहीं बची ना यार, वो है PTI से, तो जाहिर है आपने उनको भी हिट करना है। अच्छा, अब इन सारी बातों में किसी ने ये कहा, अब इसके बाद कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मसला तो हल कहीं नहीं हो रहा ना। अब बहुत अच्छी बात है यार, वफाक और सूबे के बीच में एक कमेटी बैठी है, बिल्कुल, हमें नहीं पता कि इसके क्या इख्तियारात होंगे, हमें ये भी नहीं पता कि इसका प्रॉपर मैंडेट क्या होगा, इसको कौन चलाएगा। कम से कम अच्छी बात ये है कि एक वो कमेटी जो है डेवलपमेंट इशूज़ को देखेगी। जो शहर मेरे ख्याल में खला में घूरता रहता है, इसके बासी भी कि शायद अल्लाह करे कोई यहाँ पर भी किसी भी किस्म की डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन यहाँ पर अब जो सूरत हाल बन रही है वो जाहिर है अब जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होंगे उसमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि शायद मुस्तफ़ा कमाल की जो जमात है पाक सरज़मीन पार्टी, वो कुछ सीटें ले जाएगी, और MQM जो है और मज़ीद पीछे की तरफ चली जाएगी, क्योंकि PTI लेगी तो
आइंदा मेयर या तो पीटीआई का होगा या पीटीआई और पीपल्स पार्टी आपस में डील कर लेंगे कि एक मेयर आपका और डिप्टी हमारा हो जाएगा। चले यार पावर शेयरिंग एग्रीमेंट ही कर हाँ, लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन काम भी होना चाहिए ना उसके साथ। अब आप बात कर रहे हैं बिल्कुल फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात सही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या होगा? मुझे इससे ज्यादा अभी यहाँ पर इस शहर का क्योंकि सियासी मंजर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब पीटीआई के इस शहर में स्टेक्स हैं, वो अलग बात है कि इमरान खान साहब आते नहीं हैं वज़ीर आज़म यहाँ पर, लेकिन जो जितने MNAs हैं और गोइंग फॉरवर्ड अब जो होंगे बल्दियाती इंतखाबात, उसमें पीटीआई ज़्यादा पावर से उभरेगी और पीटीआई की नजरें बिल्कुल शायद इससे जैसे अगर आप कह लें अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन में फर्ज करो पीटीआई थोड़ा निकाल लेती है, MQM भी निकाल लेती है, बुनियादी मसला तो वही रहेगा ना। हाँ। बिकॉज देखें, एक तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टसल होती है हमेशा सूबे के बीच में और मेयर के बीच में, और दुनिया भर में जो बड़े मेट्रोपॉलिटन्स हैं वो एक इलेक्टेड मेयर ही चलाता है, उसके भी फड्डे हो रहे होते हैं। वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। एक उर्दू का मुहावरा है कि अगर मन खोटा हो तो बहाने बहुत। यही मुहावरा नैब पे भी बास केसेस में लागू होता है। एक जाने तो नैब सुपर एफिशिएंट है जब हुकूमत मुखालिफिन या अपोजिशन की केसेस और रेफरेंस और करप्शन की बात आती है, लेकिन उतनी ही मतलब कछुआ भी उसके मुकाबले में बुलेट ट्रेन लगता है बाज़ मामलात में। मसलन मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं कि अभी एक आध दिन पहले नैब ने एहतसाब अदालत में एक रेफरेंस दाखिल किया है 19 साल बाद। जी बिल्कुल। वो ये है इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता में जो पाकिस्तान एम्बेसी की इमारत थी, तो जनरल इब्तदाई दौर था उसमें 2001-2002 में वहाँ एक एम्बेसडर थे मेजर जनरल रिटायर्ड मुस्तफ़ा अनवर। उन्होंने वहाँ जाते ही पाकिस्तानी सफारतखाने की जो इमारत थी उसे औने पौने बेच दिया और यूं रेफरेंस के मुताबिक कौमी खजाने को $1.32 मिलियन का नुकसान पहुँचाया। अच्छा, इस इमारत को बेचते वक्त ना फरोख्त का इश्तिहार दिया गया, ना वजारत खारजा से पेशगी मंजूरी ली गई। अच्छा, उन्होंने जाते ही इसकी फरोख्त की कोशिशें शुरू कर दी, और जब आखिरी मरहले में जब पेमेंट लेने और देने का मरहला था तब कहीं जाके उन्होंने इस्लामाबाद में हेड ऑफिस को मुत्तला किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और जो डील हुई वो हुकूमत पाकिस्तान और एक्स पार्टी के दरमियान नहीं हुई। जो फरोख्त की डील है वो मेजर जनरल मुस्तफ़ा अनवर के नाम से और एक्स पार्टी के दरमियान हुई। तो एहतसाब अदालत ने अब 19 साल बाद खुदा करके इसका जो रेफरेंस है वो एहतसाब अदालत के सामने पेश किया है, लेकिन अब भी वो रजिस्ट्रार के मरहले पे है जो उस रेफरेंस का जायजा ले रहा है कि आया इस पे आगे कार्रवाई हो सकती है या नहीं। मजे की बात यह है कि उसी जमाने में जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे डॉक्टर मुश्ताक रिजवी जकार्ता में, उन्होंने हेड ऑफिस को ये इत्तला दी कि सफीर साहब जो हैं किसी पार्टी के साथ ये सौदा कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि यहाँ बैठे हुए सीनियर अफसर के कान खड़े होते, उन्होंने मुश्ताक रिजवी को ही OSD बना दिया। तो ये मामला इस तरह हुआ है। ऐसे हुआ है। अच्छा, इसके साथ में एक और अच्छा, सो इससे पहले कि आप आगे बढ़े तो मैं इजाफा भी करना चाह रहा हूँ कि इस खबर के मुताबिक दफ्तर खारजा ने काफ़ी ख़त भी लिखे थे मुस्तफ़ा साहब को कि सर ये आप क्या करना चाह रहे हैं यार, ये तो मतलब ऐसे है ना कि या मैं बैठा हूँ और मैं डॉन की बिल्डिंग बेच दूँ। हाँ, बहरहाल और लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। अच्छा, जो रेफरेंस की जो आप बात करें जो रिजवी साहब ने दर्ज की है, उसमें ये भी कहा है कि उस वक्त ये गए जनरल परवेज मुशर्रफ, मैं यही बताना चाह रहा था, क्योंकि फौजी हुकूमत थी, कहा कि सर अब तो हो गया, अब तो फॉरेन ऑफिस को कौन सुनेगा, तो मतलब ठप्पा लगा दे। तो ये कुछ ऐसे हो रहा है, इसको कहते हैं अजब करप्शन की गजब कहानी। जी वो सर, तो ये है कि उस वक्त इसको अप्रूवल जो है वर्बल वो जनरल मुशर्रफ से ली गई थी, गो अहेड, तो गो अहेड के जनाब। अच्छा जी, और OLX भी नहीं था। दूसरी जो है
वो भी सुन लीजिए, वो इसी की जुड़वा कहानी है कि ये स्कैंडल तो हुआ 2001-2002 में। 2007 में टोक्यो में पाकिस्तान के सफीर थे कामरान नियाज साहब जी, उनके होते हुए जो चांसरी बिल्डिंग थी वो और जो एम्बेसडर की रिहाइश गाह है उसका सौदा कर लिया गया स्वाप में कि जनाब ये पुरानी इमारतें हो चुकी हैं, इसके बदले उस पार्टी ने कहा कि हम आपको नई जगह दे देते तो आप हमें दे दें, हम ऊपर से आपको पैसे भी देंगे। चुनाचे सफीर साहब के होते हुए जो सौदा हुआ उसके मुताबिक कौमी खजाने को 6.3 बिलियन यन यानी $40 मिलियन का 2007 में नुकसान हुआ। जो टोक्यो का सबसे महंगा इलाका है उसमें ये प्रॉपर्टी है और उस हिसाब से इस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो शायद 5% भी नहीं थी मार्केट रेट के हिसाब से। इसमें भी कोई गया जिस कंपनी से असेसमेंट कराई गई कि इसकी वैल्यू क्या है वो भी एक ही कंपनी थी और जिसको बेचा गया वो भी एक ही पार्टी थी, किसी और पार्टी को इनवाइट नहीं किया गया। अच्छा, ये जो मामला है वन विंडो ऑपरेशन कहते हैं इसे जी, वन विंडो ऑपरेशन। ये जो मामला हैं 2010 में कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आए, चौधरी निसार अली चेयरमैन थे। उसके बाद ये जो है 2012 में नतीम अफजल चंद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, दोनों मामला उनके जेरे बहस आए। उसके बाद 2015 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे खुर्शीद शाह, उन्होंने इन मामलात की समाअत की। लेकिन 2016 तक कोर्ट ने जब पूछा नैब से कि भाई आपने इनमें क्या किया कार्रवाई, तो उन्होंने कहा हमने जापानी और इंडोनेशियाई हुकूमतों को 2 खत लिख दिए हैं। इतने ही एफर्ट की नैब ने। अब कहीं जाके 19 साल बाद और 13 साल बाद दोनों स्कैंडल दोबारा जिंदा हुए और उनमें से अभी तक सिर्फ एक स्कैंडल के खिलाफ। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये दोनों केसेस जो हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में बाकायदा मेंशन थे उससे ही साल, और उसमें इस बात की निशानदही की गई थी कि ये वाक़या जो है ये ऐसा हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान को इससे नुकसान हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बकौल गुलाम सरवर जिन लोगों ने पिछले 35 सालों से मुल्क की दौलत लूटी है वो वाजिबुल कत्ल है और मेरा ख्याल है कि इस दौलत को वापस तो ला जाना चाहिए। वैसे क्योंकि गुलाम सरवर साहब भी शायद उन्हीं लोगों के साथ एक ज़माने में बैठे थे, तो अब मुझे नहीं पता उनका क्या स्टेटस है, नीम वाजिबुल कत्ल लाइक स्लाइटली मर्डरेबल। एनीवे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। कहा जा रहा है कि आजकल एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में कुछ तेज़ी आ गई है और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी खामोशी तोड़ी, क्यों तोड़ी, किस लिए तोड़ी, किसके कहने पर तोड़ी, ये फिर डिबेट चलती रही और फिर अब आज और फिर हाँ ज़ाहिर है ये भी बातें हो रही है कि जैसे ही बरसात का मौसम ख़त्म होगा तो एक सियासी बरसात होगी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब जाहिर है कि इस तरह के माहौल में हुकूमत ने भी कुछ कहना है। डॉक्टर शहबाज गिल मैदान में आज आए हैं शायद, और वो कह रहे हैं कि जी ये जो प्लेटलेट्स वाली बात है, हम तो आपको पहले से ही बोल रहे थे कि इन लोगों ने खुद प्लेटलेट्स गायब किए हैं और ये दो नंबरी कर रहे हैं। और फिर जाहिर है कि वज़ीर आज़म की जो मामले खसूसी हैं शहजाद अकबर साहब, उनकी और फयाज़ चौहान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और उनको वो कहते हैं कि यार ये मियां नवाज शरीफ नाम का एक शख्स था जो शायद वज़ीर आज़म भी रहा है, जिसको सज़ा भी मिली है, लेकिन फिर वो लंदन चले गए अपने इलाज कराने के लिए और वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे और ये ज़ाहिर है हुकूमत को कबूल नहीं है। और ये भी बताया गया कि जी ना सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत को ख़त लिखा जाएगा बल्कि इंटरपोल को भी ख़त लिखा जाएगा कि ये जो मुजरिम है, पाकिस्तानी फ़रार मुजरिम, इनको वापस पाकिस्तान भेजा जाए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ज़ाहिर है और भी इसमें बातें हुई और शहजाद साहब ने ये कहा कि ज़ाहिर है क्योंकि लोग सवाल करते हैं, साफ़ी सवाल करते हैं, तो किसी ने पूछा कि यार ये एनआरओ की बातें हो रही हैं, तो शहजाद अकबर साहब ने कहा कि सुन लें आप एक दफ़ा, एनआरओ क्या, एनआरओ का एन भी नहीं देंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो 100% एग्री विद हिम। लेकिन आपको पता है कुछ हमारे साफ़ी भाई होते हैं, उनको मतलब बस सवाल करने होते हैं यार। तो एक और सवाल पूछा गया, तो वो सवाल और जवाब आप पहले दोनों सुन। डांलिंग्स हो तो मरियम नवाज का जो है नाम निकाल दिया जाता है, कहते हैं एनआरओ दे दिया गया।
नवाज शरीफ की बीमारी का मामला हो तो रिपोर्टें जो हैं जैली तैयार कर ली जाती हैं और आपके डॉक्टर्स खरीद लिए जाते हैं। वो कहते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट में बताएं। ये बता दें कि अगर इमरान खान शरीफ फैमिली को एनआरओ नहीं दे रहा तो फिर इनको ये 2 बड़े एनआरओ दिए किसने? आज कौन को ये तो सच बता दें। जी एनआरओ की आप बात जो कर रहे हैं, देखें 2 चीज़ें हैं। जहाँ तक मरीम नवाज़ का ताल्लुक है तो हमारे माशरे का एक कल्चर है, चाहे वो केपी हो, पंजाब हो, सिंध हो, सबका, कि बहू बेटियों को बड़ी इज़्ज़त दी जाती है और कोशिश की जाती है कि उनके नाम जो हैं वो क्रिमिनल केसेस के अंदर ना आए। तो शायद कोई वही जो चीज़ होगी। बाकी जो दूसरा आपका सवाल है आप वो महकमा ज़राअत से रब्ता करें। आखिरी क्वेश्चन भी। अच्छा, आप मान गए कि इसका मतलब कि एनआरओ फिर महकमा ज़राअत वही है। अब ये बात मतलब मुझे तो समझ में नहीं आई कि आखिरकार मतलब करप्शन, एनआरओ, यूके और ज़राअत का क्या ताल्लुक होता है। लेकिन देखो ये हुकूमत क्योंकि जवाबदेह है अवाम को, हाँ, तो अगर महकमा ज़राअत की भी कोई बात हो तो ये जाहिर है उस बारे में बात आप मतलब हाँ। आप मेट्रोलॉजिकल ऑफिस की बात करें, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी क्या है। तो क्योंकि बहुत लोगों में कंफ्यूजन थी कि यार शहजाद साहब आप मतलब महकमा ज़राअत कैसे, नहीं मतलब कहाँ से क्या लिंक क्या है, लिंक क्या है। तो फिर अच्छी बात है, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा क्योंकि जहन पे बोझ पड़ता है। शहजाद अकबर साहब की एक ट्वीट आती है और जिस ट्वीट के बाद मैं उनका फ़ैन बन गया हूँ। मैं बताऊँगा क्यों। क्योंकि लिखा, उन्होंने कहा कि ट्वीट की कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस महकमा ज़राअत का जिक्र था जो नून लीग के नौनिहार इंजीनियर नुमा डॉक्टर शोबाज शरीफ वो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, और साहिबजादी ने मबनी था, जिन्होंने कमाल महारत से पैबंद लगाकर पूरी कौम को नवाज शरीफ की बीमारी का यकीन दिलाया। अच्छा, अब ये मैं इसलिए अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ, सिर्फ स्पिन बॉलिंग के लिए नहीं, ठीक है, कि मुझे अब पता लगा है कि शहजाद अकबर साहब की कितनी गहरी इंफॉर्मेशन है शोबा ज़राअत के बारे में। क्योंकि ये जो पैबंद का जो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है ना, आपको अगर मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ज़राअत में और बॉटल मी में पैबंदकारी को कहते हैं ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग वो टेक्निक है, बड़ी मज़ेदार है, कि बिलफर्ज अगर आप एक आलू बुखारे के दरख्त की शाख काट कर आप एक आड़ू के दरख्त पर लगा दें तो जो दरख्त उससे पैदा होता है उसमें दोनों फल होते हैं, और टेक्निकल टर्म्स में इसको हम कहते हैं हाइब्रिड दरख्त। और ये मैं सिर्फ दरख्त की बात कर रहा हूँ, किसी और हाइब्रिड किसी रजीम की बात नहीं, जाहिर है किस तरह की बात कर रहे हैं आप भी शहजाद अकबर हो गए हैं, फिर आपको वजाहत करनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर सिर्फ बात ख़त्म नहीं होती, एक और ट्वीट आती है और ये शायद इससे भी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उसमें वो कहते हैं, यहाँ मैं वाज़ेह करना भी ज़रूरी है कि मेरे बयान से अगर कौमी सलामती के इदारों के बारे में कोई गलत फहमी तासुर पैदा हुआ है तो ये बेबुनियाद है और किसी इदारे या शख्स की दिल आज़ारी पे मैं माजरत करता हूँ। और ये अगेन आई अप्रिशिएट शहजाद अकबर साहब के, उन्होंने ये बात की है, क्योंकि देखिए ज़राअत कोई मजाक का मसला नहीं है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, अब इतनी उसकी GDP ग्रोथ होती है वगैरह वगैरह वगैरह। और बिला वजह सही हो जाए, नहीं ज़राअत सही हो जाए तो बहुत आपका पूरा मुल्क एकदम सेट हो जाएगा। और क्योंकि ज़राअत इतना एक अहम शोबा है, तो ज़राअत और ज़राअत से मुंसलिक जितने भी इदारे हैं, जैसे कि ज़राई तरक्याती बैंक, बिला वजह उनका मेरा ख्याल है कि जिक्र नहीं करना लेकिन चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कौमी सलामती के इदारों से उन्होंने माफ़ी क्यों मांगी। वो आपको कुछ समझ आ रही है? मैं बता सकता हूँ। हाँ, आप भी बता दें। बिल्कुल मेरी समझ में आ रही है कि देखिए ज़राअत जो है वो कौमी सलामती का इदारा है, फूड सिक्योरिटी की पूरी वजारत है, तो जहाँ जहाँ सिक्योरिटी लगता है वो कौमी सलामती का इदारा हुआ ना, तो उनसे माफी मांगी है। आप क्या समझ रहे हैं, किस इदारे से माफी मांगी है? नहीं, मैं भी वही समझ रहा हूँ जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जवाब दे दिया कि मैं भी यही समझाने वाला था। और देखिए फूड के साथ कौन सा लफ्ज इन्होंने जोड़ा है? सिक्योरिटी। तो अगेन कौमी सलामती की ही बात हुई ना। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर मेरा ख्याल सेगमेंट बंद ही करना, महकमा सेंसिटिव है ना, महकमा अगर सेंसिटिव है तो फिर नहीं, सेंसिटिव नहीं करना। एक वक्फा ले। वेलकम बैक। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, सोशल मीडिया पर हैं, तो आपने यकीनन ये देखा होगा कि अगर आप अपने पेज पर या अपने प्रोफाइल पर कुछ इश्तियाल अंगेज़ मवाद शेयर करें, हेट स्पीच, या किसी को आप धमकी दें, किसी
एक शख्स को या एक पूरे ग्रुप को या पूरे मज़हब को या किसी को भी, तो फेसबुक अक्सर एक्शन लेता है। और वो एक्शन क्या होता है कि या तो फिर आपकी जो पोस्ट्स हैं वो डिलीट हो जाती हैं, या फिर आपको वार्निंग मिलती है, आप कुछ वक्त के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, और अगर आप बिल्कुल बाज नहीं आए या डिपेंडिंग कि आपने क्या बात की है तो आपको परमानेंटली बैन भी किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपने शायद ये भी देखा हो, और ख़ास तौर पर पिछले सालों में, कि जब भारत की बात आती है और भारत में बिलखसूस जब बीजेपी की लीडर्स या वीएचपी, आरएसएस, उनके लीडर्स और उनके सपोर्टर्स की पोस्ट्स देखें तो इसमें ऐसी बहुत किस्म की बातें की जाती हैं जो कंडेमेबल, जो इनफैक्ट फेसबुक के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, भारत के एक बीजेपी की पॉलिटिशियन हैं, तेलंगाना के मेरा ख्याल है, राजा सिंह उनका नाम है, और उन्होंने पोस्ट किया अपने फेसबुक पे कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो भारत में आ रहे हैं म्यांमार से भागकर, उनको गोली मार देनी चाहिए। ठीक है, बड़ी क्लियरली। फिर ये भी कहा, जाहिर है कि जो भारत में जो मुसलमान रहते हैं वो गद्दार हैं, और गद्दार हैं तो फिर आपको पता है उनके साथ क्या किया चाहिए, और ये जो मसाजिद हैं भारत में इनको भी गिरा देना चाहिए, इनके ऊपर बुलडोज़र चला देने चाहिए। अच्छा, फेसबुक की जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं जो इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, उनके सामने ये चीज़ें आई तो उन्होंने कहा कि जी बज़ाहिर तो दिस इज़ इन वायोलेशन ऑफ आवर पॉलिसीज़, और इसकी या तो इसकी पोस्ट को हटा दें या तो आप इसको बैन कर दें। वहाँ पर ज़ाहिर है उनका जो चेन ऑफ कमांड है और SOPs का सिलसिला चला, और ये बात पहुँची बेगम अंखी दास के पास। अंखी दास साहिबा जो हैं वो हैं फेसबुक की हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, एक बहुत बड़ा ओहदा है, और उन्होंने कहा कि नहीं, ना इसको बैन करेगा, ना इसको वार्निंग दी जाएगी, ना ही इसके पोस्ट्स को डिलीट किया जाएगा। ये जो खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में है, आप पूरी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें। जब उनसे पूछा गया कि यार क्यों आप ऐसा कह रही हैं, वो कह रही हैं कि जी क्या आपको इस बात का इल्म है कि फेसबुक के 30 करोड़ लोग भारत में फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी मार्केट है, और अगर हमने बीजेपी के लोगों के खिलाफ एक्शन ले लिया, चाहे वो नस्ल कुशी की बात कर रहे हो, वो एक अलग बात है, तो जी मतलब हमारी जो क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट है वो काफ़ी उसमें काफ़ी नुकसान मिलेगा। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि ऐसा हुआ है। कपिल मिश्रा साहब जो हैं, अगेन बीजेपी की लीडर, वो अक्सर ऐसी बातें कर रहे होते हैं फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, और इनफैक्ट ये फिर ज़मीन पर ट्रांसलेट होती हैं इनटू एक्शन। आपने दिल्ली राइट्स में ये देखा है। अच्छा, फेसबुक के जिन लोगों ने एतराज़ किया इन पोस्ट पर, उन्होंने भी अपनी ईमेल में ये कहा कि सर ये सिर्फ बातें नहीं हैं, यहाँ भारत का जो माहौल है वहाँ पर ये चीज़ें रियलिटी में ट्रांसलेट होगी। माजी में हमने देखा है कि श्रीलंका में भी और म्यांमार में भी फेसबुक को इस्तेमाल किया गया था माइनॉरिटीज़ और इन दिस केस दोनों केसेस में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। हिंदुस्तानी भाव, जिनके कोई मेरा ख्याल है कि 30-40 लाख फॉलोअर हैं, जिसमें वो हमेशा यही बात कर रहे होते हैं कि यार इस कौम को ख़त्म कर दो, इस कौम को ख़त्म कर दो, कोई एक्शन नहीं लिया गया। भारत में हमने ये भी देखा है कि एक तो फेसबुक से इनका प्रोपेगेंडा चलता है, और बीजेपी की जो IT सेल है वो फेसबुक पर छाई हुई है, और व्हाट्सएप के जरिए ये चीज़ें चलती हैं। अच्छा, सारी जो हुई थी वो व्हाट्सएप वीडियो, बिल्कुल। अच्छा, अब जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी भी इसमें खामोश नहीं रही। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जी हम तो कब से आपको बोल रहे थे, तो फिर उनके ऊपर भी अपने इल्ज़ाम लगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब दूसरी जानिब, अच्छा, राना अयूब साहिबा का ये भी कहना है कि जी 2018 में उन्होंने कंप्लेंट की थी फेसबुक को, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा, कि मुझे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर्स से, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो जब रेडियो पाकिस्तान एक प्रो कश्मीर बुलेटिन नशर कर रहे थे अपने फेसबुक पेज पर, फेसबुक ने उसकी ट्रांसमिशन ब्लॉक कर दी। बुरहान वानी की तस्वीर या DP लगाना, आप ब्लॉक हो जाएंगे। कश्मीर पर आप ज़्यादा बात करें, आप ब्लॉक हो जाएंगे। तो एक सवाल ये बनता है कि एक इतनी इन्फ्लुएंशियल कंपनी अगर पैसों के पीछे एक हेट स्पीच नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है, चाहे वो किसी एक बंदे से आ रही हो या एक पूरी हुकूमत और पूरी रियासत से आ रही हो, तो क्या उससे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? देखिए, पूछे गए सवाल जिसकी वजह से इवेंचुअली उनको डिलीट करना पड़ा। लेकिन फेसबुक की पॉलिसी, अगर US में भी आपको याद है, ट्विटर ने जो ट्रंप के ट्वीट्स को वो कोट करना शुरू कर दिया था, तो उस पर भी फेसबुक ने कहा हम ये फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज
हमारे अपने रूल्स हैं। लेकिन पता है सॉरी एक चीज तो फर्क है कि ट्रंप ने किसी को कत्ल करने का नहीं बिल्कुल किया था। जब ऐसी चीजें होती हैं यूएस में, चाहे एलेक्स जोन्स करे या कोई और करे, फेसबुक एक्शन लेती है। एनीवे ये थी फेसबुक और भारत और बीजेपी की खबर। आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, खुदा।